नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है सीधू ने सच में। आज का विषय वैसे लद्दाख है और आज का एपिसोड अजय जी जरा हटके बात करने वाले हैं और अंत तक हमारे दर्शकों को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं। ये बात लद्दाख के बारे में अभी जो घटनाएं बन रही हैं और जो सरकारी घोषणाएं हो रही हैं, शासकीय घोषणाएं, उसमें कितना तथ्य है, कितना झूठ परोसा जा रहा है, सोनम वांगचुक के बारे में कितना सच कितना झूठ, नेपाल के स्टूडेंट्स को यहां पर लद्दाख में बुलाया गया और ये सब कराया गया कांग्रेस की ओर से, ये भी अपप्रचार हो रहा है। वास्तव में स्थिति क्या है, ये अजय जी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं सीधा अजय जी के पास ही जाता हूं। अजय जी, आपकी ओर आ रहा हूं और आप कृपया लद्दाख की जो सही बातें हैं, लद्दाख का घटनाक्रम जो है, जैन जी जिसको कहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वहां पर थोड़ी हिंसा भी भड़काई है और जिसका दोष सोनम वांगचुक पर और कांग्रेस पर डाला जा रहा है, नेपाल से कुछ युवकों को बुलाया गया है ऐसा भी कहते हैं, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस प्रकार की बातें करते हैं। लद्दाख की 4,500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने हड़प ली है। ये बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भाजपा के नेता हैं, वो बार बार कहते रहे हैं, ट्वीट करते रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी उनके बारे में कुछ नहीं कहते। वो तो हमेशा कहते हैं कोई आया नहीं, कोई रहा नहीं। केवल हमारे जो जांबाज सैनिक हैं वो मारे जाते हैं, वो यूं ही मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। पता नहीं नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वो शी जिनपिंग का नाम भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम की तरह लेते ही नहीं है। चाइना से उनका क्या मोहब्बत है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मगर लद्दाख में जो घटनाक्रम अभी देखने को मिलता है और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, तब सोनम वांगचुक भाजपा के समर्थक थे। अब वो भाजपा के वायदों की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि भाजपा अपने वायदों से मुकर गई है। ये क्या बात है अजय जी, आप ही बताएं। अजय जी। नमस्कार डॉक्टर देसाई और हमारे सभी जितने दर्शक हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सभी को जो है सच जानने और सच के लिए जिस तरह से चैनल काम कर रहा है उसको लेकर के हमें निश्चित रूप से खुश की अनुभूति होती है। अब मैं आपको आता हूं, ये आपको दिखाऊं, ये भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट है। भारतीय जनता पार्टी जो आप जानते हैं बीजेपी, और ये बीजेपी की प्रेस रिलीज है, पढ़िए। बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन गडकरी 5-day गुडविल विजिट टू चाइना। ये आप देखिए, ये तारीख देख लीजिए, 12/1/2011। द BJP President Nitin Gadkari will leave for Beijing on January 20 on goodwill visit to China। और उसके बाद में ये वहां सेंट्रल कमेटी ऑफ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में वहां पर 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो गए थे। अब मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको आगे दिखाता हूं। और उनके साथ में जो डेलीगेशन था उसमें थे थवरचंद गहलोत बीजेपी लीडर एंड विजय गोयल, और इसके बाद में सौदान सिंह, आरती मेहरा
एंड लक्ष्मण कोवा और इसके अलावा विजय सर, ये है सहार्स बंधे, पता नहीं क्या करके नाम है वो। विनय सहस्त्रबुद्धे। जी 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 जी, ये सारे लोग वहां 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम पे गए। अब आप बताइए, एक तरफ वामपंथियों को गाली देते हैं, ये मेरी नहीं, ये उन्हीं की प्रेस रिलीज है साहब। पहले बात समझिए, आज तक मुझे एक दिखा दीजिए कांग्रेस का कि कभी भी कांग्रेस का कोई लीडर वहां ट्रेनिंग के लिए गया हो, कोई भी दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया एक चीज, ये नितिन गडकरी के। इसके बाद में 2014 बीजेपी लेजिस्लेटर्स टेक लेसन एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये देखिए, ये खबर है, ये पढ़ लीजिए, तारीख देख लीजिए साहब, ये बिजनेस स्टैंडर्ड में। ठीक सर, ये तारीख है, ये 13 मेंबर सदस्य गए थे और इन्होंने ये 15 नवंबर 2014 की खबर है, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। ठीक सर, अब इसके बाद में आप बात कर लीजिए। चलिए, मैं आपको और थोड़ा सा दिखा देता हूं। इसके बाद में आप आइए, आपको दिखाता हूं। एलके आडवाणी जब थे, उन्होंने एड्रेस किया था और ट्रेनिंग वर्कशॉप को, ये मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, एलके आडवाणी ने, ठीक है, 2005 का है। तो अब आप एक चीज, और ये बीजेपी की साइड से, मैं इसीलिए ये कहता हूं कि आप बिल्कुल जो भी आप करना चाहें, कहना चाहें, करना चाहें, कह लीजिए। बीजेपी के क्या रिलेशन है चाइना के साथ, ये समझ में आता है सत्ता आने के पहले, सत्ता आने के बाद और लगातार। ये मैं इसलिए बता रहा था कि यह पहले कनेक्शन जान ली। अब आता हूं दूसरा कनेक्शन। नरेंद्र मोदी सरकार में आए, 2020 में कोरोना काल के दौर की बात है। गालवान में चाइनीज सैनिकों ने घुस करके हमारे एक कर्नल समेत 21 सैनिकों, मतलब टोटल मिला के 21 सैनिकों को मार डाला, ब्रूटली मार डाला। अब जब इतनी बुरी तरीके से हमारे लोगों को मार डाला, उसके बाद में हमारी जमीन में घुस के करीब 5,600 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमारी कब्जा कर। अब आप कहेंगे ये मैं कैसे कह रहा हूं कि कितनी जमीन करी। इसका सबूत यह है कि जिस जगह बॉर्डर से लेकर के और जिस जगह तक उन्होंने कब्जा किया, उसका उदाहरण यह कि हम जो किया करते थे, गश्त किया करते थे, उसकी दूरी हो गई कम जी। और हमारे मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान अपने 31 सैनिकों के साथ शहादत दे दी थी, लेकिन चौकी चीन के कब्जे में नहीं जाने दी थी। इतनी बड़ी शहादत देने वाले उन मेजर शैतान सिंह की समाधि और स्मारक बना हुआ था वहां, उन सैनिकों का स्मारक था। आज वो स्मारक तोड़ दिया गया है और वो स्मारक की जगह चाइना बैठा। ये सबूत है उस दूरी का कि कितनी दूरी चीन ने कब्जा कर ली। बस सबूत बात कर रहा हूं मैं, बगैर एविडेंस के बात ही नहीं करता। दूसरी चीज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा के तमाम लोग और तमाम समाजवादियों ने एक झूठ फैलाया सालों सा।
दशकों तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो क्या अक्साई चीन दे दिया, अक्साई चीन दे दिया। मैं बार बार बता चुका हूं, अक्साई चीन कभी भी हमारे यहां मौर्य साम्राज्य रहा हो तब भी भारत के वास्तविक कब्जे में कभी नहीं रहा, वो अशोक के शासन में भी नहीं रहा, वो ब्रिटिश शासनकाल में भी भारत का हिस्सा नहीं रहा, और वो जो राजा जम्मू कश्मीर थे हरि सिंह, उन्होंने जब भारत को सौंपा तो जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन थी उसके मुताबिक भी वो भारत में नहीं था, वो भी कभी वहां नहीं गए। और उसके बाद में जो यदि मुगल शासन में सबसे बड़ा शासन औरंगजेब का रहा पूरे देश में, औरंगजेब के शासन में भी वो भारत का हिस्सा नहीं था। यानी वास्तव में अक्साई चीन कभी भारत में था ही नहीं। उस अक्साई चीन की जमीन को जो कभी भारत का हिस्सा नहीं था, तो फिर आप कहेंगे कि इस पे विवाद क्यों खड़ा होता है? क्योंकि 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वैसे ही नक्शा बनाया जैसे चाइना बार बार बनाता है और भारत के कुछ क्षेत्रों को भारत अपने यहां दिखाता है जी। वैसे ही उन्होंने जवाबी किया कि नक्शा बनाया, उसमें अरुणाचल प्रदेश से लेके तमाम हिस्सों को भारत में दिखा दिया। और जब भारत में दिखा दिया, कुछ नेपाल का, कुछ वहां का, कुछ वहां का, जो हिस्सा अपने में दिखा के और उस पर कब्जा लेना शुरू कर दिया। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 68,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा की चीन की, उसी नक्शे के आधार, और क्लेम किया यह हमारा है। वास्तव में हम कभी भी, हमारे देश की कोई सरकार रही हो, मौर्य शासन काल से लेके राजा हरि सिंह तक, साहब कभी भी वो हमारे कब्जे में नहीं थी। वह जमीन भी हमने कब्जे में ले ली। तो उसी में चूंकि अक्साई चीन और वो सब की बात आ जाती है, तो ये आप समझ लीजिए सच कि युद्ध के बाद में चाइना से हम कभी हारे नहीं है। पहली शब्द ये, हमें इससे बड़ी आपत्ति है, ये गढ़ा हुआ शब्द है। आप बताइए, एक भी फोटो दिखा दीजिए कि भारतीय सेना ने कहीं सरेंडर किया, एक भी फोटो दिखा दीजिए कि भारतीय सेना को या मेरी चाइना की सेना को सरेंडर करने के लिए किसी भी तीसरे कंट्री ने कोई वक्तव्य जारी किया हो, कोई बयान जारी किया हो, कुछ किया हो कि जिसके बाद में हो कि हाँ भाई सीज फायर हो गया। एक भी बयान चाइना का जारी हुआ हो कि हमने जीत लिया है, अब हम यहां पे कब्जा लेके बैठ गए? आप देखिए, चाइना ने क्या बयान जारी किया था? भारत हमारी भूमि पर कब्जा कर रहा था, इसलिए हमने उसका जवाब दिया था। हमें उन्होंने मजबूर किया, भारत ने, इसलिए हमने किया, और हम उनके यहां कोई भी कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम वापस जा, यही शब्द उन्होंने कहा था। सही बात, सही बात। तो साहब, हम वो युद्ध हारे कभी नहीं हारे। भारत की ना तो सरकार ने किया, ना चाइना की सरकार ने किया, ना कोई किसी तीसरे देश ने। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करता है, उस समय तो कहीं का भी कोई बयान नहीं था, पहली चीज। एक और, आजकल हमारे यहाँ एक सीडीएस बना हुआ है अनिल चौहान, जो कभी भी कहीं भी सेना अध्यक्ष नहीं रहा, न वायुसेना का, न जल सेना का, न थल सेना का। उसे अवैध तरीके से कानून बदल करके नरेंद्र मोदी ने सीडीएस बनाया। चलिए भाई, और वो कहता है, अभी एक्सटेंशन भी दिया है। वो कहता है चाइना युद्ध के समय वही जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आरएसएस बीजेपी का ज्ञान चलता है, सेना का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। तो वो कहता है कि उसमें विमानों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मुझे करना नहीं चाहिए ऐसे, मैं उस जैसे गधे को यह बताना चाहता हूं कि विमानों का इस्तेमाल ना तो चाइना ने हमारे खिलाफ किया था,
और ना हमने किया था, क्योंकि हमारे पास उस समय उस स्तर का कोई एक तो विमान भी नहीं था, दूसरा विमान यूज भी नहीं हो सकता था, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर युद्ध हो रहा था उस समय के जितने विमान आते थे वो उस तकनीक से लैस नहीं थे। इसीलिए चाइना ने भी विमान इस्तेमाल नहीं किया, हमने भी नहीं किया। तो पहली बात यह बता दूं, भारत के में सबसे पहला जो लड़ाकू विमान अच्छा शामिल हुआ वो आज इत्तेफाक से आज रिटायर हो रहा है, उसे कहते हैं MiG-21। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रसिया से समझौता किया था, और रसिया से समझौता करने के बाद में टेक्निक के साथ में वहां से 7 विमान खरीदे थे, जो हमें 1962 के युद्ध के दौरान नहीं मिले, 63 में मिले थे, उस युद्ध के बाद। और फिर उन्हीं विमान की तर्ज पे हमने 700 विमान अपने यहां HAL में बनाए, स्वदेशी विमान हमने 7 खरीदे, टेक्नोलॉजी खरीदी, और उसके बाद स्वदेशी बनाया MiG-21, जिसके बाद में जिसको रिप्लेस कर रहा है आज तेजस, जिसका समझौता मनमोहन सिंह सरकार ने किया था उसी रसिया से, और उसी के आधार पर हमने फिर से वो अपने यहां डेवलप किया है। अब आ गया ये, तो पहली बात, आज तक MiG-21 का इतिहास है, वो कोई लड़ाई हारा नहीं है। 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, या फिर उसके बाद में ऑपरेशन मॉरिशस हो, या फिर ऑपरेशन नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश हो, या फिर ऑपरेशन कारगिल हो, और सिंदूर के समय भी उन्हें तैनात किया गया था, हालांकि उनका इस्तेमाल नहीं किया गया जी। क्यों? क्योंकि वो छोटे विमान है, ज्यादा जल्दी ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, जाके खटाक से करके चले आते हैं। उसका थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण एक दिखाना चाहूंगा। मैं चूंकि उसकी रिटायरमेंट की जो रिहर्सल हो रही थी तो मैं खुद गया देखने, 3.5 घंटे 4.25 घंटे मैं धूप में बैठा, और उस समय का तो ये आपको वाह वाह जी। ये आज भी इतने अच्छे हैं विमान, और इन विमान की इतनी अच्छी वो है, आप ये देखिए, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि यह सच हमारे लोगों को जानना जरूरी है। पंडित नेहरू ने उस समय ये विमान बना के तैयार किए जब भारत की दशा आप सोच सकते हैं, और इन्होंने बड़ा काम किया चाइना की सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए। इसलिए मैंने अब इसकी इतनी बात की जी। यानी हमने 1 इंच जमीन चाइना को कभी कब्जा नहीं करने दी, उल्टा हमने कब्जा की, यदि वास्तविक रेखा के मुताबिक देखें। और चाहे आप उसमें कोई भी रेखा देख लें, हमने चीन से छीन के अरुणाचल प्रदेश का नेफा भारत का अरुणाचल प्रदेश बना लिया। नेफा नाम होता था, ये राजीव गांधी ने काम किया। इंदिरा गांधी ने चाइना के प्रभाव का, जो सिक्किम था चाइना और अमेरिका के प्रभाव का, उस सिक्किम को छीन के भारत में मिला लिया। आप ये देखते चलिए, उन्होंने बढ़ाया देश का, घटाया नहीं। तो पहली बात तो ये बता दूं कि जब आप उनको गाली देते हैं, कुछ कहते हैं, तो आपको जानना चाहिए सच। भाई, जो विमान वहां पहाड़ पे चलने काबिल था नहीं, उस जमाने में आप कह रहे हैं प्लेन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? समझ गया? वो भी सेना का CDS कह रहा है तो शर्म आती है मुझे उसका,
क्यों? क्योंकि संघी कहानियां बतानी। चलिए, आजकल योग्यता पे नहीं होता है, कहानियों पे होता है। अब आ जाता हूं जहां हमारा मुद्दा है। यह मुद्दा चूंकि जुड़ा हुआ है इसलिए बताया। अब आ जाता हूं वर्तमान में। तो गालवान में कब्जा कर लिया जो है चाइना ने, अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया, हमारे दोनों जगह कब्जा कर लिया। वहां 2017 में कब्जा किया था और तब इन्होंने कहा था नहीं नहीं वो रोड नहीं ऐसे बन रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और सब कुछ कर लिया चाइना बस। और वहां के जो भाजपा के लोकसभा के सदस्य तापिर गाव है, उन्होंने संसद में और संसद के बाहर और मेरे साथ फोन पर ये बातें बताई थी कि हमारी टेरिटरी में उन्होंने गांव बसाए हैं चाइना ने। मैं सर 624 गांव बसा लिए, और ये भाजपा के सांसद हैं, कोई कांग्रेस के सांसद नहीं है कि कहिए कि आप ये कह दीजिए एक चीज। चलिए अब ये भी छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं फिर से लद्दाख में। तो लद्दाख में जो हमारी भूमि बची है, जो नेहरू जी के कारण हमारे पास तमाम सारी वहां जमीन है, उस जमीन पे एक तो उसने घुसपैठ कर ली, वहां की एसपी ने रिटर्न लिखा है, और जो डीजीपीएस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि कब्जा कर लिया है और हमें हमारी ये स्थिति है। सरकार नरेंद्र मोदी क्लीन चिट देते रहे चीन को बार बार, और क्यों देते रहे ये मैंने दिखा दिया कि क्या रिलेशन है भाजपा के और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से। बराबर, दोनों एक ही विचारधारा को लेके चलते हैं। अब आ रहा हूं जो उसके बाद की बात। उसके बाद जो सच ये है कि वहां पर जब राज्य होता था तो अनुच्छेद 370 के तहत वो संरक्षित क्षेत्र थे, कोई भी दूसरा व्यक्ति वहां की जमीनों पे जाके ना कब्जा कर सकता था ना कुछ कर सकता था। यदि 370 रहता तो चाइना वो हमारी जमीन नहीं कब्जा कर पाता, क्योंकि वो अंदर घुसना अपराध की श्रेणी में आता। 370 खत्म होने के बाद वो अपराध तो खत्म हो गया। जो समझौता हमारे यहां संवैधानिक था। अब 370 ये समझ में नहीं आया, 370 में वो अपराध कैसे? अनुच्छेद 370 में जो हमारे उपवन थे उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति, हाँ, वो जमीन नहीं ले सकता, नहीं ले सकता है, वो अपराध माना जाता है। जो 371 में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी है, जी, आज भी है। 71, 72, 73, 74, मतलब सॉरी ये मैं 71A, 71B, 71C, 71D, इस तरह से करके। तो जो आज ये लोग कहते हैं ना कि एक देश एक विधान, एक देश एक विधान आज भी नहीं है, पहली बात। उसके बाद जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसे कई राज्यों में भी अलग प्रावधान है। तो इसी तरीके से तमाम जगह है। चलिए उस पर ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि टाइम हो रहा। मैं आता हूं कि जब इस तरह की स्थितियां हैं तो वहां पर जब ये अनुच्छेद खत्म हो गया तो दोनों अलग अलग क्या हो गए, राज्य की बजाय क्या बन गए, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित क्षेत्र। चूंकि जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा थी, वहां पर एक डमी मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, वो चुन लिया गया है। अब लेह लद्दाख के लिए तो कोई वो है ही नहीं, वहां पर कोई काउंसिल नहीं रह गई अब जो लोकतांत्रिक हो। वहां दो बड़े शहर हैं, एक कारगिल एक लेह। कारगिल में किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कारगिल की हमारी चोटी पर पाकिस्तान का कब्जा करा दिया था, ये सबको पता है। उसमें कब्जा कर लिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पाकिस्तान ने, उसमें छुड़ाने के लिए हमने सैन्य अभियान चलाया, हमारे 800 के करीब सैनिक अफसर सब मारे गए, शहीद हुए। अब आप एक बात बताएं, हमने इतना कुछ खोया, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हो रहा है। और इसको लेके मैंने खबर दिखाई थी
कि कैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग के दौरान जो है यह बात सामने आई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जब यह बताया वहां के कमांडिंग ऑफिसर ने कि वो कब्जा कर रहे हैं, तो कहा गया नहीं, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करें, आप सीधे जो है बैठ के वो जू बनाइए, इसको मत देखिए कब्जा कर रहे हैं, करने दीजिए। मैंने वो खबर आपको दिखाई थी और मेरे ही रिपोर्टर ने इत्तेफाक से लिखी थी, आशीष तिवारी ने। मैं अभी ढूंढता हूं, जैसे हाँ ये मिल गई, देखिए अमर उजाला में। जी, सेना चिड़ियाघर बनाती रही, दुश्मन देश में घुस आए। इसमें साफ साफ लिखा है, सेना अध्यक्ष जनरल बीपी मलिक से बड़े स्तर पर हो रही घुसपैठ की बात कही थी। ये आप देखिए, ये देखिए, जी जी, ये लाइन में पढ़ देता हूं। हिमालय ये सुरेंद्र सिंह जो वहां के कमांडिंग ऑफिसर थे, सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि जून 1998 में उन्होंने तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक से बड़े स्तर पर हो रही घुसपैठ की बात कही थी। डिवीजन ने तो बाकायदा 5 पैरा यूनिट और 11 राज राइफल के जवानों को चिड़ियाघर की मुस्तैदी में रहने को कहा गया था। डिवीजन द्वारा जारी पत्र में बाकायदा साफ साफ शब्दों में लिखा है कि सभी बटालियनें अपने इलाकों से चिड़ियाघर चिड़ियों जानवरों को पकड़कर सिग्नल रेजिमेंट को सूचित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि पशु पक्षी जल्द से जल्द लेह स्थित चिड़ियाघर पहुंचा दिए जाए। इस काम में किसी तरह की कोई ढिलाई न बरती जाए। लेकिन कारगिल में साहब जो हो रहा है नाकामी, तो ये ब्रिगेड कमांडर जो ब्रिगेडियर थे सुरजीत सिंह, इन्होंने बाकायदे लिखित चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नहीं, तुम चिड़ियाघर देखो जाके, कब्जा होने दो। अब इससे बड़ा तो अब आप समझ लीजिए कौन भारत का सोचता है और कौन क्या करता है। एक चीज अब मैं आ रहा हूं, तो अब जब ये खत्म हो गया अनुच्छेद, यूनियन टेरिटरी बन गया नरेंद्र मोदी के सीधे अंडर में, उसके बाद चाइना घुसपैठ करता है और हमारी 6,500 वर्ग किलोमीटर की जमीन पे कब्जा कर लेता है। उसके पहले नहीं कर पाता है। जब केंद्र के सरकार के मोदी के सीधे अंडर में है तब कब्जा होता जी, और तब कब्जा हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी। दो चीजें दोनों देख ली। अब आ रहा हूं तीसरी चीज। अब वहां पर जो खनिज पाए जाते हैं, वहां करीब जो सूरज जितना है वो करीब 30 घंटे होता है। अब इससे आप ये समझिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है और लिथियम से लेके तमाम चीजों का वहां पाए जाने का बातें आई हैं सामने। उस पर कब्जा कौन करना चाहता है? अडानी। बस अडानी अंबानी के लिए उसको यूनियन टेरिटरी बना के वहां का सब सौंपा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है। इसलिए 370 हटाया गया, नहीं तो 370 हटाने से देश के अन्य लोगों को कोई फायदा नहीं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को नुकसान है, फायदा नहीं। सही बात। तो यानी उससे फायदा किसी को नहीं मिला। वहां की संपदा पर कब्जा करने की नियत से किया गया यह कार्य। अब ये हो गया। अब जब ये हो जाता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक गुस्सा पनपेगा जो वहां के लोग सालों साल सदियों से रह रहे हैं। उतनी कठिन परिस्थितियों में भी रह के इस देश के साथ खड़े हैं, इस देश को बचाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान से लड़ते हैं, एक तरफ चीन से लड़ते हैं, और जब बॉर्डर पर गोलियां चलती हैं तो अपने लोग मरवाते हैं। और ये दो समुदाय हैं, एक है बौद्ध समुदाय, एक है मुस्लिम समुदाय। अब सोनम वांगचुक पे आते हैं।
सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, कोई नहीं, लेकिन ये आरएसएस, प्रो आरएसएस थे और उस समय ये बौद्धों और मुसलमानों के बीच लड़ाई कराने की, नफरत फैलाने के काम करा करते थे। उसके लिए इनके बन गए थे, भाजपा के समर्थक बन गए थे जी। और उन्होंने इवन भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनके भी समर्थन के लिए किया। तो इस तरह से करके वो करते थे। बहरहाल जब ये यूनियन टेरिटरी बन गया और उन्हें लगा कि अब तो हम जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, हम सोच रहे थे ये अपने आप में बन जाएगा और हमारे कम्युनिटी को लाभ हो जाएगा, वो तो खराब हो गया। तब आज वो फिर वापस गांधीवादी विचारधारा पे आए कि बौद्ध और मुसलमान एक हो। जो लड़वा रहे थे वो अब एक होके खड़े हो, क्योंकि जान गए कि ये तो बड़े भारी लुटेरे, हमने तो यूनिवर्सिटी और सब कुछ और एनजीओ बना के जो किया था वो यहां के लोगों, अपनी कम्युनिटी के लिए किया, लेकिन ये जो कब्जा करना चाह रहे हैं ये तो दूसरों को, हमारे लोग तो खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। मगर उनकी भी तो चाहत थी मुख्यमंत्री बनने की। यही मैं बता रहा हूं, जो उनका था कि हमारी जब कम्युनिटी खड़ी होगी तो लीडर के तौर पे हम होंगे, और वो लीडरशिप उन्होंने डेवलप करी। अब यहां पर जब ये नहीं हुआ तब वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि उनके मुद्दे गलत नहीं है, मैं उसे नहीं कहूं। उन्होंने खुद कहा कि हमारी जमीनों पर चीन कब्जा कर रहा है, उन्होंने खुद कहा 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, क्योंकि 370 के तहत तो वो एक प्रकार से 6 शेड्यूल से भी अच्छा था जी। अब 6 शेड्यूल की मजबूरन मांग करनी पड़ रही। इसके अलावा तमाम और विषय आ गए, वहां के लोकल, कोई वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पर कोई भागीदारी नहीं है, यानी लोकतंत्र वहां खत्म कर दिया गया। और जब लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, वहां 2 जो शहर हैं, लेह और कारगिल, तो अभी वहां पर एक सांसद होता है। उनका मानना है कि 2 अलग अलग हिस्से हैं, लेह का हिस्सा जो है वो चाइना से वो होता है और कारगिल का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ से होता है। तो हमें 2 सांसद होने चाहिए हमारे दोनों जो बड़े शहर हैं उनके हिसाब से। तो ये इससे कम से कम उनकी जो बौद्ध कम्युनिटी है उसको भी एक सांसद मिल जाएगा। मगर अभी तो बहुत ही है, अभी तो भाजपा ही जो है वो बहुत ही है। बात आप नहीं समझे, अभी जो है नहीं, अभी मोहम्मदन है सांसद है। भाजपा वाले हार गए थे। अच्छा। और एनसीपी से वो सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीता है फारूक अब्दुल्ला वाला। तो इससे क्या है, उन्हें यह है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में लोकतंत्र हो और संसद में हमारे दोनों के रिप्रेजेंटेटिव 6 शेड्यूल में हो, जिससे यहां की जो प्राकृतिक संसाधन है, संपदाएं हैं, वो कोई दूसरा आके कब्जा ना कर सके। यह विषय। अच्छा, अब क्या हुआ, इसको आप खुलासे कर रहे हैं आज जी, इसको लेकर के उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। जितने प्रोटेस्ट किए सबको पता है, पदयात्रा, दूसरे वो अनशन, सब कुछ कर रहे, शांतिपूर्ण कर रहे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण अनशन से वो थी, वो चाह रही थी कुछ बवाल हो नहीं रहा था। तो जो जंजी है उसने प्रोटेस्ट किया, उसका सिर्फ बंद का आह्वान था, उसने बंद किया। ऐसे नहीं हुई है घटना। जब वो बंद कराते जा रहे थे, प्रोटेस्ट करते हुए, नारे लगाते हुए, तब उनके ऊपर भाजपा कार्यालय से पत्थर फेंके गए। इसलिए उसको उसके बाद में सीआरपीएफ के लोगों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। जब यह किया तब वो भाजपा दफ्तर में घुस गए
उनका झंडा गिराया, वहां तोड़फोड़ करी, आग लगाई, सीआरपीएफ से झगड़े हुए। और चूंकि सीआरपीएफ ने गोली चला दी थी, उनके 4 लोग, अब तक 5 लोग टोटल मारे जा चुके। तो अब आप सोचिए, हमारे 5 लोगों की हत्या की जा रही होगी, निहत्थे जो जा रहे हैं, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, जो शांतिपूर्ण रहे हैं सदैव, उनके ऊपर यदि हमला ना हुआ होता, उन पे लाठीचार्ज ना हुआ होता, तो वो उग्र भी नहीं होते। उन्हें जानबूझकर प्रवोक किया गया। सरकार प्रायोजित ये है, पूरा हिंसा है। और जब इतना प्रवोक कर दिया, पहले तो आप अत्याचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद ये कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आदमी प्रतिक्रिया होगी। और वो मानवीय प्रतिक्रिया के तहत हुआ। गुस्से में कुछ युवाओं ने जो किया, उसका लाभ उठा करके बदनाम करने की कोशिश की गई। तब भाजपा के पास देखिए, वहां कांग्रेस का राज नहीं है, कांग्रेस का सांसद भी नहीं है, तो कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं फिर भी। मैं यही कह रहा हूं। और जो बीजेपी का सांसद हुआ करता था, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गया था, कांग्रेस से लड़ा था। और उसने यही कहा था, हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने धोखा किया है। 2019 में हमें जो बताया गया था अनुच्छेद 370 खत्म करने के साथ, तो मुझे इनसे प्रेम हुआ था कि ये सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इतने समय में मुझे एहसास हो गया, और उसका जब उसने संसद में भाषण दिया था, तो यही भाजपाइयों ने उसे बहुत ज्यादा फैलाया था, उसने इन्हें छोड़ा। यह जानिए, अब भाजपाई फ्रस्ट्रेट है, उनके पास कुछ है नहीं, सच जनता के सामने आ चुका है। ऐसी स्थिति में यह जनजी खड़ा हो जाता है, तो ये इनका सारा नैरेटिव टूट जाता है। इसलिए उसे बदनाम करने, उस पर हमला कराने की साजिश करी। अब इसे कैसे कांग्रेस से जोड़ा जाए, तो उस घटना का एक फेक वीडियो और फोटो जो लगातार भाजपा का जो गोदी मीडिया है और भाजपा का जो आईटी सेल का प्रमुख है अमित मालवीय, और इन सब ने जो पेश किया, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो ये फोटो पेश किया और कहा यह कांग्रेस का पार्षद है और यह पार्षद हिंसा करा रहा। आप देखिए, यह बताया गया, जबकि ये वो नहीं है। पहली बात, ये 100% फोटो ही गलत। ये देखिए, सारा मीडिया ये फेक न्यूज चला रहा था, देश भर का मीडिया जी। मैंने इसको लेके ट्वीट किया, मैंने इसको, ये कल ही किया था मैंने लिखा यह तस्वीर लद्दाख में जनजी प्रोटेस्ट के साथ ही वायरल की जा रही, जिसे भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि यह व्यक्ति कांग्रेस का पार्षद है। अडानी के चैनल एनडीटीवी की गोदी एंकर पद्मजा जोशी और अंबानी चैनल के न्यूज 18 इंडिया के अमन चोपड़ा जैसे गोदी एंकर्स ने सहित कई अन्य गोदी चैनल्स ने टीवी पर चलाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कांग्रेस पार्षद पीएस तेसापांग को दंगे फसाद की साजिश रचने सहित देशद्रोह का मुल्जिम बनाकर खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर इस तरीके से बगैर जांचे परखे और बयानात तमाम सांसद और तमाम सारे बीजेपी के लीडर्स दे रहे हैं। अब पार्षद फुंट सोंग स्टेन जिन त्यासे पाग है। यही नहीं, लगभग सभी चैनलों ने बगैर जांच खबर चलाई। सत्य तथ्य यह है कि ये त्यासे पाग नहीं है, और जो क्या कहते हैं वांचुंग है, उन्होंने भी गोदी मीडिया के एंकर्स के भी शो में यह स्पष्ट किया कि यहां कहीं कांग्रेस नहीं थी। और इसको लेके जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो ये है असली।
इन्होंने जो कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लद्दाख की कथित हिंसा में मैं शामिल था, जो कि पूरी तरह से झूठ है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मैं नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर रहा हूं और यह झूठा वीडियो जो फैला रहे हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बात उन पार्षद महोदय ने कही, उनका वीडियो। कांग्रेस के जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं पवन खेड़ा ने भी इसको लेकर के, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। पवन खेड़ा ने आज, ये तो मैंने कल ही किया था, पवन खेड़ा ने आज इसको लेके ये ट्वीट भी किया है कि कांग्रेस इसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेने जा रही है। वी आर प्रोसीडिंग विद लीगल, ये है रिकोर्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल दोज हु हैव नॉट जस्ट attempted to defame our party but they have also tried to cause social unrest to full further, जिस तरीके से। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये बात उन्होंने कह दी। इससे आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये अपनी असफलताएं, आरएसएस के एजेंडे और ये सब चीजें छिपाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, इस देश में नफरत फैलाने के लिए ये साजिश रच रहे हैं और वो वास्तव में कोई समाधान नहीं दे पा रहे हैं। यह सच है। जी अजय जी, आपने बहुत यानी बेसिक बातें बताई, जानकारी तथ्यों के आधार पर बताई और मेरे ख्याल से हमारी तो आंखें खुल गई, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग झूठ के पुलंदे छोड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से देशद्रोही माने जाने चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा इस प्रकार से नहीं। और चाइनीज कनेक्शन इनका है। हाँ, चाइनीज कनेक्शन किसी और का नहीं, सबसे बड़ी। और इससे लाभ जो है चाइना को होगा, भारत को नुकसान होगा। और चाइना का जो अभी पिट्ठू बन गया है नेपाल, उसमें ये आरएसएस वाले ये भी प्रचारित कर रहे हैं कि नेपाल से कुछ युवकों को यहाँ पर बुलाया गया, ऐसा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेटमेंट प्रचारित कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से लद्दाख को अग्नि ज्वाला में झोंकने का। सर हरि जी, एक छोटा सा लाइन और जोड़ दूं। वहां जो मौजूदा इस समय उपराज्यपाल हैं, वो भाजपा आरएसएस से आते हैं और सेना में सप्लाई की जो है काम किया करते थे। उन्होंने उपराज्यपाल बनने के बाद कहा कि सेना में कमीशन खोरी होती है। मैंने उसका वीडियो भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं जब जाता था तो मुझसे जो है वो चाहते थे और उसके लिए ये ऐसे ऐसे करके, और उन्होंने खुद सारी बातें बताई। तो जो हमारी सेना को बदनाम कर रहा हो, जो हमारे सीमा को खतरे में डाल रहा हो, जो चीन के साथ साजिश कर रहा हो, वो झूठ बोलेंगे ही और कोई उनके पास रास्ता नहीं। जी, तो आज आपने सबकी आंखें खोल दी और मेरे ख्याल से लोग, जो हमारे दर्शक हैं देश में और विदेश में, ये सच्चाई समझें और इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि वस्तुस्थिति क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। नमस्कार।